ऑस्ट्रेलिया का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में या तो आता है सिडनी या फिर मेलबर्न। Welcome to Australia. लेकिन आज जिस शहर में मैं मौजूद हूँ उसको ऑस्ट्रेलिया का गोल्डन सिटी कहा जाता है। एक ऐसा सिटी था जहाँ पर दूर दूर तक सिर्फ बंजर ज़मीन थी और आज ये इतना कामयाब कैसे बना, ये कहानी है पर्थ। तो अभी मैं जिस जगह पर मौजूद हूँ उसे किंग्स पार्क कहते हैं और ये पर्थ की एक टूरिस्ट अट्रैक्शन है, इंतहाई खूबसूरत। और आप कुछ फेरीज भी देखेंगे नीचे, ट्रैफिक और मॉडर्न सिटी इस तरफ। ये है स्वान रिवर और दूसरी तरफ इसके पूरा पर्थ सिटी। पर्थ सिटी की बात करें तो ये वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया स्टेट, जो कि ऑस्ट्रेलिया के वेस्ट के अंदर एक स्टेट है, उसके अंदर एक शहर है पर्थ। जिस तरह न्यू साउथ वेल्स एक स्टेट है ऑस्ट्रेलिया की और सिडनी उसका एक शहर है। न्यू साउथ वेल्स का कवर्ड एरिया तकरीबन 8 लाख स्क्वायर किलोमीटर पर मुश्तमिल है, वहीं पर वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया का उससे 3 गुना ज़्यादा यानी 26 लाख स्क्वायर किलोमीटर पर ये पूरा वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया एक स्टेट है। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की यूनिक बात यह है कि ये न्यू साउथ वेल्स यानी सिडनी यहाँ पर है उस स्टेट से 3 गुना बड़ा है। वहीं पर अगर पॉपुलेशन की बात करें तो पूरे वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो पॉपुलेशन है वो 2.9 मिलियन के करीब है, जिसमें से देखिए 90% लोग यानी कि 2.8 मिलियन लोग पर्थ सिटी के अंदर रहते हैं। दूसरी तरफ न्यू साउथ वेल्स हालांकि अपने एरिया में छोटा है लेकिन जो उसकी पॉपुलेशन है वो है तकरीबन 8.3 मिलियन। और यही वजह है कि आपको पर्थ के जो पार्क्स हैं उनके अंदर भी लोग कम दिखेंगे क्योंकि यहाँ पर एरिया बहुत ज़्यादा है और लोग बहुत कम। तो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया की गोल्डन स्टेट क्यों कहा जाता है और इतने बड़े एरिया के अंदर इतनी सी पॉपुलेशन की वजूहात क्या हैं, उससे पहले आप ये व्यूज़ देखें। तो आगे बढ़ने से पहले थोड़ा ऑस्ट्रेलिया की हिस्ट्री का आपको पता होना चाहिए कि ये काफ़ी डार्क रही है। ऑस्ट्रेलिया सबसे पहले 1606 के अंदर डिस्कवर हुआ और यहाँ पर रहने वाले लोगों को एबोरिजिनल्स कहा करते थे। ये लोग ज़्यादातर जंगलों में रहते थे, शिकार करते थे, पत्तों से कपड़े बनाते थे और काफ़ी बैकवर्ड्स थे अगर आप कंपेयर करें ब्रिटेन और बाकी कंट्रीज़ से जो कि उस टाइम पे थे। तो जैसा आप इमेजिन कर रहे हैं वैसे ही एग्जैक्टली वो लोग थे। तो एबोरिजिनल्स के अंदर लैंड फेंसिंग का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, यानी ना तो उनके सबकॉन्शियस में था कि उनका लैंड कोई एक्वायर कर सकता है या उन्होंने कोई लैंड एक्वायर करना है। और वहीं दूसरी तरफ यूरोपियंस बाकी एरियाज़ जैसे कि इंडिया, अफ्रीका को कॉलोनाइज़ कर रहे थे, तो यहाँ पर एबोरिजिनल्स को कोई कॉन्सेप्ट नहीं था कि कॉलोनाइजेशन भी कोई चीज़ हो सकती है। बहरहाल यहाँ पर ब्रिटिशर्स आते हैं और उन्हें जल्दी एक अपॉर्चुनिटी का आइडिया हो जाता है और उन्हें ये पता चलता है कि इस लैंड का तो कोई ओनर ही नहीं है और ना ही इन्हें ये कुछ पता है कि इनका लैंड भी है कोई। वहीं पर दूसरी तरफ एबोरिजिनल्स को ये इंप्रेशन था कि शायद ब्रिटिशर्स हमारी मदद करने के लिए आए हैं और हमें अच्छा कपड़े, अच्छे मकान और अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए आए हैं। एबोरिजिनल्स को क्या पता था कि उनके साथ आगे जाकर होने क्या वाली है। ब्रिटिशर्स ऑस्ट्रेलिया को एक पीनल कॉलोनी बनाना चाहते थे, यानी कि वो यहाँ पर कॉन्विक्ट्स को लाकर सिर्फ रखना चाहते थे। कॉन्विक्ट से मुराद ये कि वो लोग जिन्होंने कोई क्राइम किया हो, कोई असैसिनेशन की हो या फिर किसी क्रिमिनल रिकॉर्ड के अंदर हो या फिर जेल के अंदर हो। उन कॉन्विक्ट्स को लाने का मकसद यहाँ पर यह था कि उनसे काम करवाया जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करवाया जाए और विदाउट एक्चुअली अपने रिसोर्सेज डालने के बजाय उन लोगों से काम लिया जाए। बहरहाल ब्रिटिशर्स कॉन्विक्ट्स को यहाँ पर ले आते हैं और उनसे काम करवाया जाता है, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड होता है, सारा कुछ उन कॉन्विक्ट्स और इन एबोरिजिनल्स की कोलैबोरेशन से हुआ। देखते ही देखते ब्रिटिशर्स लैंड ओनर बन गए और कॉन्विक्ट्स के साथ साथ अब वो एबोरिजिनल्स से भी काम करवाने लगे। ब्रिटिशर्स पे कई इल्जामात भी लगते हैं कि उन्होंने इवन प्रेग्नेंट एबोरिजिनल्स औरतों से भी काम करवाया। बहरहाल एट द एंड वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया कॉलोनाइज हुआ 1829 के अंदर और न्यू साउथ वेल्स जहाँ पर सिडनी है वो पहले ही कॉलोनाइज हो चुका था। आप अंदाजा लगाएं कि 1606 के अंदर एक्सप्लोरेशन स्टार्ट हुई, 1788 के अंदर न्यू साउथ वेल कॉलोनाइज हुआ यानी कि उसके 200 साल के बाद। उसके भी 30 साल के बाद कहीं
जाकर वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया कॉलोनाइज हुआ, उसकी सिर्फ वजह ये थी कि यहाँ से जो रेजिस्टेंस एबोरिजिनल्स की तरफ से आई वो बहुत ज़्यादा थी। तो ब्रिटिशर्स जब ऑस्ट्रेलिया में कॉन्विक्ट्स को लाए तो वो सिर्फ कॉन्विक्ट्स को नहीं लाए बल्कि उसके साथ काफ़ी बीमारियां भी उनके साथ लाए। बीमारियां जैसे कि स्मॉल पॉक्स और इन्फ्लुएंजा, जो कि एबोरिजिनल्स की कम्युनिटीज़ में पहले थी ही नहीं, और जब कोई बीमारी थी ही नहीं तो उसकी इम्यूनिटी भी उसी तरह नहीं थी। बहरहाल जब ये बीमारियां आई तो ब्रिटिशर्स के पास तो उसकी वैक्सीन थी और वहाँ से उनकी पॉपुलेशन में ड्रास्टिक चेंज देखने को मिला। उसके साथ साथ काफ़ी वॉर्स भी हुई, जैसे कि फ्रंटियर वॉर का अगर आप पढ़ें या फिर माइल क्रीक वॉर का आप पढ़ें तो उसके अंदर भी काफ़ी एबोरिजिनल्स की जाने गई। तो उस वक्त इन इंडिजिनस लोगों की पॉपुलेशन 1 मिलियन के करीब थी, जो कि आज सिर्फ 3.8% ऑस्ट्रेलिया के अंदर है। अब मैं पर्थ सिटी के बीचों बीच से चलते हुए एक लोकेशन के ऊपर जा रहा हूँ। पर्थ की बात करें तो यूरोपियंस ने इसे 1967 में एक्सप्लोर किया। विलियम डी विलिमिंग अपने कुछ साथियों के साथ शिप डॉक करते हैं स्वान रिवर की एक ओपनिंग पे और पर्थ को फुट पे एक्सप्लोर करना शुरू करते हैं। विलियम डी विलिमिंग के आने के बाद काफ़ी एक्सप्लोरेशंस होती रही। रिजल्ट ये निकला कि ये लैंड किसी सेटलमेंट के लिए या एग्रीकल्चर के लिए सूटेबल नहीं है और यहाँ कोई भी सेटलमेंट करना इतना आसान नहीं होगा। 1826 के अंदर ब्रिटिशर्स को ये पता चलता है कि फ्रेंच भी कोई एक्सप्लोरेशंस कर रहे हैं पर्थ में। तो इससे पहले कि फ्रेंच कोई अपनी सेटलमेंट लाते, ब्रिटिशर्स ने कैप्टन जेम्स स्टर्लिंग को भेजा पर्थ की एक्सप्लोरेशन करने के लिए। पर्थ के बारे में जेम्स स्टर्लिंग का एक बहुत फेमस कोट है जिसे वो आफ्टर पर्थ एक्सप्लोरेशन करने के बाद वो ये कहते हैं कि दिस सिटी इज़ एज ब्यूटीफुल एज एनीथिंग दैट आई हैव एवर विटनेस्ड। तो मेरे पीछे जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं इसे गवर्नमेंट हाउस कहते हैं, जो 1859 में बनाई। ये बिल्डिंग ब्रिटिश के एक जनरल ने, एडमिन हेंडरसन जिनका नाम था, उन्होंने डिज़ाइन करवाई। इंतहाई खूबसूरत ये बिल्डिंग। तो इस गार्डन, जिस गार्डन में अभी मैं हूँ, इसको स्टर्लिंग गार्डन कहते हैं। यहीं पर पहली सेटलमेंट के बाद कैप्टन जेम्स स्टर्लिंग और उनकी वाइफ ने टेंट लगाया और यहाँ पर रहना शुरू किया। अगर आप देखें तो ये स्टर्लिंग गार्डन और ये गवर्नर हाउस की बैक साइड। मैं अभी जिस स्ट्रक्चर के सामने बैठा हूँ उसे स्वान बेल कहते हैं और कुछ लोग इसे बेल टावर भी कहते हैं। इस बेल टावर के अंदर 18 बेल्स लगी हैं जो एक मोटर से कनेक्टेड होती हैं और जब वो मोटर चलती है तो ये बेल्स भी चलती हैं। 1988 के अंदर ब्रिटेन ने ये 18 बेल्स ऑस्ट्रेलिया को गिफ्ट की एज अ मेमोरी ऑफ कॉलोनियल एरा। आगे जाकर ये बेल्स इस बिल्डिंग में लगाई गई और तकरीबन इसकी कंस्ट्रक्शन पूरी हुई अराउंड 2000 के अंदर। आज ये पर्थ की एक फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन है। तो 1826 के अंदर कैप्टन जेम्स स्टर्लिंग के पर्थ को एक्सप्लोर करने के बाद यहाँ पे पहली सेटलमेंट 1829 के अंदर बनती है और ये स्वान रिवर की एक एंट्रेंस पे बनाते हैं और क्योंकि वहाँ पे इन्हें एक फर्टाइल लैंड मिलता है और मैं अभी जहाँ खड़ा हूँ उसी रिवर को आप फॉलो करते रहें टुवर्ड्स फ्रीमेंटल तो ये एंट्रेंस आपको दिखेगी। पर्थ में पहली सेटलमेंट यहाँ बनाने का मकसद ये था क्योंकि पर्थ के एंट्रेंस के अंदर स्वान रिवर से सिर्फ एक ही एंट्री है जहाँ पे ब्रिटिशर्स का कंट्रोल सबसे पहले था। कैप्टन जेम्स स्टर्लिंग खुद स्कॉटलैंड से थे और उन्होंने अपने शहर के नाम पर इस शहर को नाम दिया और उसका नाम रखा पर्थ। तो चंद कश्तियों में आई एक सेटलमेंट ने एक पूरा शहर आबाद कर दिया। ऑफिशियली पर्थ 1856 के अंदर एक सिटी बना आफ्टर अ लॉन्ग क्लैश बिटवीन नूंगर क्लैन, जो कि एक एबोरिजिनल क्लैन थे, और बिटवीन द ब्रिटिशर्स। और आगे जाकर 1901 के अंदर पर्थ पार्ट बनता है कॉलोनियल फेडरेशन का विद इन ऑस्ट्रेलिया। आसान लफ्जों में आपको समझाऊं तो 1901 के अंदर पर्थ ने एक्सेप्ट किया कि हम एक कॉलोनियल स्टेट है। इसी के चलते 1927 तक एबोरिजिनल लोगों को पर्थ से अबैंडन रखा और उनके ऊपर बैन लगा के रखा गया। ये आगे चलकर एक रेफरेंडम के साथ ओवर रूल हुआ 1933 के अंदर। तो इससे पहले कि अंधेरा हो आइए बात करते हैं कि पर्थ को ऑस्ट्रेलिया का गोल्डन सिटी क्यों कहा जाता है। पर्थ शुरुआत में काफी स्लोली ग्रो किया। पर्थ की इकोनॉमी में बूम आया 19th सेंचुरी में जिसे गोल्ड रश कहते हैं और ये वो टर्निंग पॉइंट था वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की हिस्ट्री में जिसमें गोल्ड दरियाफ्त हुआ। 1885 के अंदर सबसे पहला गोल्ड रिजर्वायर एक्सप्लोर किया जाता है और ये एक वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के रीजन किम्बरली के अंदर हुआ। उसके कुछ अरसे बाद कुलगाड़ी और फिर आगे चलकर 1893 के अंदर कालगुरली रीजन के अंदर गोल्ड की सबसे बड़ी दरियाफ्त होती है। ये वो वक्त था जब तेजी से गोल्ड माइंस बनना शुरू हुई वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के अंदर। 5 से 7 साल के अरसे के अंदर इन गोल्ड माइंस ने 60 मिलियन आउंस ऑफ गोल्ड की प्रोडक्शन की और ये सब प्राइवेट सेक्टर था और ये आज तक वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की इकोनॉमी के अंदर प्राइवेट सेक्टर 50 से 60% कंट्रीब्यूट करता है। बाकी दूसरी स्टेट्स यानी न्यू साउथ वेल्स, साउथ ऑस्ट्रेलिया अपनी सर्विसिंग इंडस्ट्री से चलती हैं, वहीं पर वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया अपनी माइनिंग सेक्टर और रिसोर्सिंग सेक्टर से चलता है। इस गोल्ड रश के दौर में बहुत से लोग बिलियनियर भी बने और इनमें से सबसे फेमस क्लाउड डी बर्नेलिस हैं जिन्हें एक माइनिंग जायंट भी कहा जाता है। उनकी एक बुक भी शाया हुई जिसका नाम है मैग्निफिसेंट माइनर, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताती है माइनिंग के बारे में। इस गोल्ड रश के बाद
वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के अंदर इकोनॉमिक बूम आया और इंफ्रास्ट्रक्चर तेजी से बनना शुरू हुआ। स्टेट ऑफ द आर्ट बिल्डिंग्स की बात करें, माइनिंग कॉर्पोरेशंस की बात करें, हाउसिंग स्कीम्स की बात करें और हेल्थ केयर, पर्थ ने तेजी से सब कुछ बनाना शुरू किया। इसी गोल्ड रश के चलते वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की पॉपुलेशन भी बढ़ना शुरू हुई और 1901 आते आते ऑस्ट्रेलिया की पॉपुलेशन 8,500 से 61,000 तक चली गई। गोल्ड के बाद दूसरी इंडस्ट्रीज ने भी कैचअप करना शुरू किया, जिसमें कि फार्मिंग और एग्रीकल्चर सबसे आगे आ गए। आज वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है मिनरल रिसोर्सेज के अंदर। इन मिनरल रिसोर्सेज के अंदर आयरन, मेटल, गोल्ड सब कुछ शामिल है। वहीं पर दूसरी तरफ न्यू साउथ वेल्स यानी सिडनी अपनी सर्विसिंग इंडस्ट्री जैसे कि अपने फाइनेंस, रिटेल, फाइनेंशियल सर्विसेज और इस तरह की दीगर सर्विसिंग सेक्टर से रिलेटेड सबसे आगे आ। फॉरेन अफेयर्स के मुताबिक वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट रेट 3.7% रही, जो कि न्यू साउथ वेल्स से कम है, जो कि 4.1 रही। तो आखिर में अगर हम एबोरिजिनल्स के साथ जो भी हुआ उसको साइड पर रखें और अगर हम ये सोचें कि इस शहर से हमें सीखने को क्या मिलता है, तो सीखने को ये मिलता है कि एक ऐसा शहर जहाँ सिर्फ दूर दूर तक सिर्फ एक बंजर ज़मीन थी, उसने कैसे एक गोल्ड की अपॉर्चुनिटी पर कैपिटलाइज की और ज़मीन के अंदर मिनरल रिसोर्सेज की खोज की, उन रिसोर्सेज को निकाला। हुकूमत ने ऐसा माहौल क्रिएट किया कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स भी वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के अंदर आना शुरू हुए। एक शहर को जीरो से खड़ा किया और ऑस्ट्रेलिया का आज सबसे लिवेबल सिटी है पर्थ। वहीं पर पाकिस्तान की बात करें, हम भी किसी से कम टैलेंटेड नहीं है और पाकिस्तान में बेइंतहा रिसोर्सेज भी हैं। कमी है तो सिर्फ विल पावर की, कमी है खुद से पहले अपने लोगों के मफाद को आगे रखने की, कमी है तो खुद से पहले अपनी आवाम के फायदे की सोचने की। ये कहानी थी पर्थ की।